हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था की। मैं प्रेमजीत कुमार भाटी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, JNV फिरोजपुर, पंजाब। वैश्वीकरण बच्चों, इसकी शुरुआत भारत में 1991 में नई आर्थिक नीति के अंतर्गत हुई, जिसे हम शॉर्ट में NEP 1991 भी कहते हैं। उस समय IMF और वर्ल्ड बैंक ने भारत सरकार को $700 बिलियन का ऋण देने के बदले LPG की पॉलिसी अपनाने के लिए कहा। LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसका हिंदी में अर्थ है लिबरलाइजेशन उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। वैश्वीकरण से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था मानी जाती थी। भारत में ज़्यादातर उद्योग धंधे सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, जिससे लोगों के पास वस्तुओं के विविधीकरण की उपलब्धि नहीं थी। कुछ ही भारतीय कंपनीज पूरे देश में ज़रूरत की चीज़ों का उत्पादन करती थी और उन्हें महंगे दामों पर बेचती थी। लेकिन जब हमने अपने अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के लिए निवेश और व्यापार करने के लिए खोल दिया, उसके बाद से भारतीय बाज़ारों में दूसरे देशों की वस्तुओं की बाढ़ आ गई और उपभोक्ता को इसका बहुत लाभ मिला। जो देसी कंपनियां थी, उन देसी कंपनियों ने भी अपने क्वालिटी को सुधारा, अपने कामकाज को सुधारा और MNCs मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनीज कहते हैं, उनको टक्कर देने के लिए अपने आप को तैयार किया। तो बच्चों, इस पाठ में हम इन्हीं सभी विषयों के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। वैश्वीकरण का अर्थ। वैश्वीकरण से तात्पर्य घरेलू अर्थव्यवस्था के विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकरण से है। मतलब, जब हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ते हैं, तो हम कहते हैं कि हम वैश्वीकरण कर रहे हैं। वैश्वीकरण के लिए व्यापार और निवेश संबंध हम लोग दूसरे देशों से स्थापित करते हैं। इसके लिए दो ही चीज़ें ज़रूरी होती है, व्यापार और निवेश संबंध। बच्चों, बहुराष्ट्रीय कंपनी। अपने दैनिक जीवन में आप लोग बहुत सारे ऐसे उत्पाद देखते हैं जो पूरी दुनिया में मिलते हैं। ये सब उत्पाद जो हम अपने देश में प्राप्त करते हैं, वो दूसरे देशों में भी उपलब्ध होते हैं। ऐसा कौन सी कंपनीज करती है? तो बच्चों, ऐसा बहुराष्ट्रीय कंपनी करती है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, बहु मीन्स बहुत सारे, राष्ट्र मीन्स देश। ऐसी कंपनी जिसका उत्पादन या विस्तार कई देशों में हो, उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। नीचे के चित्र में आप बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनीज को देख रहे हैं। यूट्यूब, नाइकॉन, कोका कोला, याहू, गूगल, फेसबुक, सैमसंग, अमेजॉन, एडिडास, बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी MNCs बहुराष्ट्रीय कंपनियां पूरे विश्व में उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को पूरा कर रही है। बच्चों,
बहुराष्ट्रीय कंपनी की कुछ विशेषताएं होती है, जिसमें से पहली विशेषता है विशाल संपत्ति और कारोबार। जैसा कि आप लोग इनके प्रयोग से ही पता लगा सकते हैं कि ये कंपनीज़ बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है। इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, संपत्ति होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसके कारण ही ये अपना व्यापार पूरी दुनिया में स्थापित कर पाते हैं। दूसरी विशेषता, शाखाओं के एक नेटवर्क के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संचालन। इसकी ब्रांचेस, शाखाएं होती है अलग अलग देशों में। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी देश में ये अपनी उत्पादन की इकाई लगाए। हो सकता है कि उत्पादन एक देश में हो रहा हो और उसी देश के उत्पादन को वो कई अन्य देशों में सप्लाई कर रहे हो, पूर्ति कर रहे हो या बेच रहे हो। तो इन कंपनियों का सहायक और सहयोगी कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से संचालन बहुत ही अधिक देशों में होता है। तीसरी विशेषता, नियंत्रण की एकता। जैसा कि हमें विदित है कि नियंत्रण, कंट्रोलिंग बहुत ही ज़रूरी होती है किसी भी व्यापार को अच्छी तरह से चलाने के लिए। तो MNCs के नियंत्रण की बागडोर इसके जो प्रबंधन कमेटी होती है उसके हाथ में होती है, और यह मैनेजमेंट कमेटी या प्रबंधन कमेटी पूरे विश्व में चल रही अपनी इकाइयों को नियंत्रित करते हैं। इसकी जो अगली विशेषता है वो है उन्नत और आधुनिक तकनीक। देखिए, हम मॉडर्न, उन्नत और आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके उत्पादन लागत को कम कर सकते हैं, जिससे हमारी वस्तु का प्राइस, कीमत कम होगी और हम दूसरे प्रतियोगी फर्मों को इस तरह से चुनौती दे सकते हैं और उनके उपभोक्ताओं या खरीदारों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। तो MNCs की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि ये उत्पादन में उन्नत और आधुनिक तकनीक का प्रयोग करती है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जिसको व्यावसायिक प्रबंधन कहते हैं, MNC अपने एम्प्लॉयज़ को अधिक सैलरी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको संभालने के लिए पेशेवर रूप से प्रशिक्षित करती है और उन्हें नियुक्त करती है। तभी तो ये पेशेवर मैनेजर्स MNC को ऊपर ले जाने का प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं विदेशी व्यापार की। देखिए, जब MNCs आ गई है तो विदेशी व्यापार भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। व्यापार खरीदना और बेचना होता है। यह दो प्रकार का है, देशी व्यापार और विदेशी व्यापार। देशी व्यापार देश के अंदर खरीदने और बेचने को कहते हैं, जबकि विदेशी व्यापार में आयात और निर्यात किया जाता है। आयात से तात्पर्य दूसरे देशों से वस्तु सेवाएं मंगाना और निर्यात से तात्पर्य दूसरे देशों को वस्तु और सेवाएं बेचना। तो विदेशी व्यापार अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं या क्षेत्रों में पूंजी, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान है। साधारण शब्दों में ये फॉरेन ट्रेड या विदेशी व्यापार का अर्थ है। बच्चों, विदेशी व्यापार के कुछ लाभ होते हैं। पहला, बाजार को बढ़ाना। यदि हम लोग अपने देश में किसी कंपनी का विदेशी व्यापार नहीं करेंगे, निर्यात नहीं करेंगे, आयात नहीं करेंगे, तो उस कंपनी को अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाएगी और वह अपने वस्तु को दूसरे देशों तक नहीं पहुंचा पाएगी। तो इसके लाभ है कि विदेशी व्यापार से हमारा जो बाज़ार है, पहले केवल एक देश था, अब हमारा व्यापार दूसरे कई देशों में फैल चुका है। उत्पादन बढ़ाना। देखिए, विदेशी व्यापार के लिए हमें अच्छी
वस्तुओं का उत्पादन करना होता है, जिसके लिए उत्पादन बढ़ाने में मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करने से हमारा उत्पादन बढ़ता है, लागत कम होती है, जिससे कीमतें भी कम होती हैं। पूंजी निर्माण में सहायक। पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम मशीनों, यंत्रों में पैसा लगाते हैं। विदेशी व्यापार के लिए चौथा विदेशी व्यापार का लाभ है अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता के लिए लाभ। इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन मीन्स हम दूसरे देशों के उत्पादकों, विक्रेताओं के साथ संपर्क में आते हैं, जिससे हमें नई नई चीज़ों का पता चलता है और हमारे यहाँ पर उसका हम प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे में अंदर स्पेशलाइजेशन आता है। नेक्स्ट चीज़ है, इसी से संबंधित है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जिनको हिंदी में विशेष आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए और मुख्यतः विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने भी विशेष आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण किया। ये क्या होते हैं? इनका जो अर्थ है वो है देश के विभिन्न हिस्सों में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए जाने वाले औद्योगिक क्षेत्र। इन क्षेत्रों में बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाओं जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलती है। इन क्षेत्रों में उत्पादन इकाइयों को स्थापित करने के लिए सरकार शुरू के 5 साल में करों से छूट देती है और इनका मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना होता है। बच्चों, विश्व व्यापार संगठन के विषय में आपने सुना होगा, जिसको संक्षिप्त में WTO कहते हैं। यह संगठन 1 जनवरी 1995 से अस्तित्व में आया। इसके प्रथम स्थायी सदस्य अध्यक्ष इटली के एक प्रमुख व्यवसायी रेंटो रुगिएरो बनाए गए। WTO वास्तव में विश्व की भावी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित और संचालित करने वाला एक दस्तावेज है, जो GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के पुराने स्वरूप में संशोधन कर व्यापार का विस्तार कर रहा है। विश्व के देशों में व्यापार एवं तकनीक के क्षेत्रों में नई राह पर ला रहा है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य विश्व में मुक्त, अधिक पारदर्शी और अधिक अनुमन्य व्यापार व्यवस्था को स्थापित करना है। इसके मुख्य कार्यों को हम इस तरह से समझ सकते हैं। विश्व व्यापार समझौता एवं बहुपक्षीय समझौतों के कार्यान्वयन, प्रशासन एवं परिचालन हेतु सुविधाएं प्रदान करता है। व्यापार एवं प्रशुल्क से संबंधित किसी भी भावी मीन्स भविष्य के मसले पर सदस्यों के बीच विचार विमर्श हेतु एक मंच के रूप में कार्य करता है। कोई भी विवाद हो, उस विवाद को निपटारे का कार्य भी WTO करता है। व्यापार नीति समीक्षा प्रक्रिया से संबंधित नियमों एवं प्रावधानों को लागू करता है। वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में अधिक सामंजस्य भाव लाने के लिए IMF और विश्व बैंक से सहयोग करता है और जो विश्व में उपलब्ध संसाधन है उनका अनुकूलतम प्रयोग करने में विश्व व्यापार संगठन मुख्य भूमिका निभाता है। भारत में वैश्वीकरण में मदद करने वाले जो कारक है वो मुख्यतः इस तरह से है। पहला, प्रौद्योगिकी में तेज़ी से सुधार ने वैश्वीकरण की दिशा में बहुत योगदान दिया है। भारत में जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, उसमें बहुत तेज़ी से सुधार हुआ है, जिससे
हमारे यहाँ का उत्पादन बढ़ा है और यहाँ पर निवेश करना भी अब आसान हो गया है। दूसरा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विकास ने भी काफ़ी हद तक मदद की है। जैसे यहाँ पर टेलीफोन, टेलीग्राफ, फैक्स आदि बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है, जिससे टेलीकॉन्फ्रेंसिस से हम विश्व के किसी भी कोने में बैठे हुए व्यापारी, निर्यातक या निवेशक से जुड़ सकते हैं और हम अपने आप को दूसरे देशों के साथ जोड़ सकते हैं। इसी के कारण जो इंटरनेट है, डिजाइनिंग कंप्यूटर है, प्रिंटिंग है, इन सभी ने भी वैश्वीकरण में बहुत मदद की है। अभी हमें हमारे बिजनेस को देखने के लिए विश्व के अलग अलग देशों में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम एक दफ्तर में बैठकर भी अपने पूरे व्यापार को, पूरे उद्योगों को देख सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। एक प्रश्न हमेशा उठता आ रहा है कि वैश्वीकरण का लाभ केवल विकसित देशों को मिला है, इसका लाभ छोटे विकासशील देशों को नहीं मिल पाया है। इसकी मांग प्रारंभ से ही चली आ रही है। हम लोगों ने देखा है, एक बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी आती है, वह अपना व्यापार छोटे विकासशील देश में शुरू करती है, जिससे वहाँ पर पहले से ही उपलब्ध छोटे छोटे उद्योग बंद हो जाते हैं या ज़्यादा दिन उनको टक्कर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी के उत्पाद उन्नत किस्म और प्रौद्योगिकी के होते हैं, जिसके कारण उपभोक्ता भी उनकी तरफ जल्दी ही आकर्षित हो जाते हैं। तो जो देसी व्यापारी होते हैं या उत्पादक होते हैं, उनके लिए इसका बहुत बड़ी हानि होती है। उनको बचाने के लिए सरकार अलग अलग प्रकार की नीतियाँ अपनाती है, लेकिन उसमें सरकार को अधिक खर्च करना होता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वैश्वीकरण में विदेशी व्यापार के समय विकसित देश विकासशील देशों से व्यापार समझौतों में गड़बड़ करते हैं, अर्थात इन देशों के उत्पादों को अपने यहाँ पर पाबंद लगाते हैं और अपने उत्पाद उनके देश में खुलेआम बेचना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कि WTO, विश्व व्यापार संगठन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं वैश्वीकरण को न्याय संगत बनाने के लिए काफ़ी कुछ नियम बनाएं और उन नियमों को पालन करने के लिए सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं से, सभी देशों के राजनेताओं से अपील करें कि वो ऐसी नीतियां बनाएं जो ना केवल अमीरों के लिए या शक्तिशाली लोगों के लिए या देशों के लिए हो, बल्कि सभी के हितों की रक्षा करने के लिए हो। सरकार भी यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रम कानूनों को ठीक से लागू किया जाए। आप लोग सभी जानते हैं, भारत में जो कस्टमर केयर सर्विस है, BPO, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग है, उसका काफ़ी विस्तार हुआ है। लेकिन यदि हम वहाँ पर श्रम कानूनों की बात करें तो वहाँ पर श्रम कानूनों को सही से लागू नहीं किया गया है। विदेशी बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हमारे युवकों को पूरे टाइम काम कराने के बाद बहुत ही कम पारिश्रमिक देती है, जिससे कि उनका भविष्य भी अच्छा नहीं हो पाता है। छोटे उत्पादकों को
अपना प्रदर्शन करने का का समय नहीं मिल पाता है, मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि उन्हें बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करनी होती है। तो सरकार को चाहिए कि वो इन छोटे छोटे उत्पादकों और व्यापारियों के लिए या तो अनुदान का प्रावधान करे या कोटा का प्रावधान करे, ताकि ये छोटे छोटे व्यापारी या उद्योग धंधे भी फल फूल सके और अधिक से अधिक रोजगार पैदा कर सके। बच्चों, इस चैप्टर में से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप इस चैप्टर में से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।